स्वागत। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास इस किताब की एक डिटेल समीक्षा है और हमारा इरादा है कि इसके जो सबसे असरदार विचार हैं, जो तकलीकें हैं, उन्हें खंगालें ताकि जो सबसे ज़रूरी है वो सामने आ सके। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े नतीजे लाने के लिए बड़े क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये किताब कुछ और ही कहती है। ये कहती है कि असली ताकत तो उन छोटे, लगभग अदृश्य से परमाणु जैसे बदलावों में है, जो धीरे धीरे लगातार जमा होते जाते हैं। बिल्कुल, और शायद यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण भी है ना? ये सोचना कि रोजमर्रा के वो छोटे छोटे सुधार, जिन पर शायद हमारा ध्यान भी न जाए, वो कैसे मिलकर जिंदगी में इतने बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। ये कुछ चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, पर जीवन के लिए। हाँ, सही। ठीक है, तो चलिए फिर इस विचार के ताने बाने को जरा खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उसकी मूल विचार से। एटॉमिक हैबिट्स आखिर है किस बारे में? सार तो यही लगता है, छोटी आदतें और निरंतरता, कंसिस्टेंसी की ताकत। जी हाँ। लेखक साफ कहते हैं कि सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली सफलता मिलती है अच्छी आदतें बनाने से, और फिर उन्हें बनाए रखने के लिए सही सिस्टम बनाने से। और ये जो आपने चक्रवृद्धि वाली बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ जुड़ना नहीं है, ये गुणा होना है असल में। अच्छा। रोज 1% बेहतर होना, साल के अंत में सिर्फ 365% बेहतर होना नहीं है, बल्कि लगभग 37 गुना बेहतर होना है। 37 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये अंतर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे आसानी से पकड़ नहीं पाता, क्योंकि हम सीधी रेखा में सोचने के आदी हैं। हम बड़े धमाकों का इंतजार करते रहते हैं, पर ये किताब कहती है असली जादू रोज के उस छोटे से लगभग अनदेखे सुधार में है। और एक और बुनियादी बदलाव जो ये किताब सुझाती है, वो है पहचान आधारित आदतें बनाने पर जोर देना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यानी सिर्फ ये कहना कि मुझे वजन कम करना है, जो कि एक नतीजा है, उसके बजाय ये सोचना और कहना कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। ये पहचान है। सही। स्रोत समीक्षा में भी इसका जिक्र था। मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं के बजाय मैं एक धावक हूं। आपको क्या लगता है, ये पहचान वाला पहलू इतना ज्यादा टिकाऊ क्यों होता है? मतलब क्यों काम करता है ये? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई आदत हमारी पहचान से जुड़ जाती है ना, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाती, वो हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अच्छा। एक स्वस्थ व्यक्ति जंक फूड खाने से पहले शायद सोचेगा, क्योंकि वो उसकी पहचान से मेल नहीं खाता। जबकि वजन कम करने वाला व्यक्ति हो सकता है किसी दिन चीट डे मना ले। हाँ, ये तो होता। तो पहचान एक अंदरूनी प्रेरणा बन जाती है, जो बाहरी लक्ष्यों या नतीजों के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होती है। ये व्यवहार को अंदर से बदलता है, बाहर से नहीं। समझ गया। तो ये पहचान वाला बदलाव एक तरह से नींव है। अब आते हैं उन मशहूर 4 नियमों पर, जो किताब आदत बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने और लागू करने के लिए देती है। हाँ, वो 4 लॉज। पहला नियम है संकेत, क्यू। इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब आदत को शुरू करने वाले ट्रिगर को इतना सामने रखो कि नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। किताब का उदाहरण है, अगर ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा अपने डेस्क पर रखो, सामने रखो। बिल्कुल। और इसके पीछे का मनोविज्ञान ये है कि हमारा बहुत सारा व्यवहार असल में हमारे माहौल में मौजूद संकेतों से अनजाने में ही शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम सचेत निर्णय ले रहे हैं, पर अक्सर हम बस माहौल के इशारों पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। हाँ, सही बात है। इसलिए अच्छी आदत के संकेत को स्पष्ट बनाना मतलब उस आदत को शुरू करना आसान बनाना। जैसे आपने कहा, पानी की बोतल या जिम जाने वाले जूते दरवाजे के पास ही रख देना। ठीक है, तो संकेत स्पष्ट हो गया। अब दूसरा नियम है लालसा, क्रेविंग। इसे आकर्षक बनाएं। यहां बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। किसी आदत को आकर्षक कैसे बनाया जाए, खासकर अगर वो शुरुआत में बोरिंग या मुश्किल लगती हो। जैसे मान लीजिए कसरत। हाँ, इसके लिए किताब एक तकनीक सुझाती है जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग? अच्छा। हाँ, यानी जिस आदत को आप बनाना चाहते हैं, जैसे कसरत, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जिसका आप पहले से ही आनंद लेते हो। जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। अच्छा। तो नियम ये बना लें कि आप पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब आप कसरत कर रहे हो। इससे क्या होता है कि कसरत का विचार कम बोझिल और ज्यादा आकर्षक लगने लगता है। हम्म। लेकिन हाँ,
इसमें एक बारीक संतुलन साधना होता है। हाँ, मैं वही सोच रही थी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिमाग सिर्फ उस आकर्षक चीज को चाहे, जैसे पॉडकास्ट, और आदत को, मतलब कसरत को, बस झेल ले? क्या ये तरीका हमेशा काम करता है? देखिए, ये एक वाजिब चिंता है और शुरुआत में ये हो सकता है, लेकिन लक्ष्य ये है कि धीरे धीरे मस्तिष्क कसरत और उस आनंददायक गतिविधि के बीच एक सकारात्मक संबंध बना ले। अच्छा। समय के साथ कसरत खुद ही कम अनाकर्षक लगने लगती है। और हाँ, ये हर किसी के लिए या हर आदत के लिए शायद एक जैसा काम न करे, पर ये एक शक्तिशाली रणनीति जरूर है। दिलचस्प। तो संकेत स्पष्ट हो गया, लालसा आकर्षक बन गई। अब तीसरा नियम, प्रतिक्रिया। इसे आसान बनाएं। मुझे तो ये वाला नियम सबसे ज्यादा काम का लगता है, प्रैक्टिकल। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आदत डालने में आने वाली रुकावटों को कम करना। किताब कहती है रात में ही अगले दिन के वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रख लेना। बिल्कुल। या फिर वो 2 मिनट का नियम है, किसी भी नई आदत को शुरू में सिर्फ 2 मिनट के लिए करें। बिल्कुल सही। इसके पीछे का सिद्धांत है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। कोई भी काम शुरू करने में जो शुरुआती मानसिक या शारीरिक बाधा होती है ना, उसे घटाना। हाँ। 2 मिनट का नियम इसीलिए इतना प्रभावी है क्योंकि ये आदत को इतना छोटा बना देता है कि उसे न करने का कोई बहाना ही नहीं बचता। सही बात। जैसे पूरी किताब पढ़ना भारी लग सकता है, लेकिन एक पन्ना पढ़ना या सिर्फ 2 मिनट पढ़ना बहुत आसान है। एक बार शुरू करने के बाद गति बनाए रखना ज्यादा आसान होता है। ये बस शुरू कर दो वाली मानसिकता बनाने में मदद करता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी नियम, पुरस्कार, रिवॉर्ड। इसे संतोषजनक बनाए। ये भी जरूरी लगता है क्योंकि हम इंसान हैं, हमें तत्काल संतुष्टि चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एकदम सही। अगर किसी आदत का फायदा महीनों बाद मिलना है तो उसे जारी रखना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। हमारा मस्तिष्क ऐसे ही बना है कि वो तत्काल मिलने वाले इनामों को प्राथमिकता देता है। इसलिए आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को किसी तरह का इनाम देना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ाता है। वो क्रॉस लगाना अपने आप में एक छोटा सा संतोषजनक इनाम बन जाता है। ये डोपामाइन रिलीज करता है और आदत के लूप को मजबूत करता है। अच्छा। और हाँ, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं चारों नियमों को उलटना होता है। संकेत को अदृश्य करो, लालसा को अनाकर्षक बनाओ, प्रतिक्रिया को मुश्किल बनाओ और परिणाम को असंतोषजनक बनाओ। ठीक है। तो ये 4 नियम हो गए। इनके अलावा किताब एक और बहुत उपयोगी तकनीक बताती है, हैबिट स्टैकिंग। ये मुझे काफी सरल और चालाकी भरा लगा। हाँ, ये बहुत स्मार्ट तरीका है। एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी स्थापित आदत के ठीक बाद जोड़ देना। इसका फॉर्मूला भी सीधा सा है, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। हाँ, और ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये आपके मस्तिष्क में पहले से बने हुए न्यूरल पाथवे का इस्तेमाल करता है। आपकी पुरानी आदत नई आदत के लिए एक मजबूत संकेत, एक ट्रिगर बन जाती है। हाँ। किताब का उदाहरण है, दांत ब्रश करने के बाद मैं एक दांत फ्लॉस करूंगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग सोच सकते हैं, सिर्फ एक दांत फ्लॉस करना, ये क्या मजाक है, इससे क्या हासिल होगा? क्या ये इतना छोटा नहीं कि बेकार लगे? क्या इससे सच में फर्क पड़ता है? हाँ, ये सवाल बहुत आम है और इसका जवाब किताब के मूल दर्शन में छिपा है। शुरुआती लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी है, निरंतरता बनाना है। एक दांत फ्लॉस करना इतना आसान है कि आप इसे लगभग रोज कर सकते हैं, है ना? हाँ, कर सकते हैं। इससे ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना एक ऑटोमेटिक व्यवहार बनने लगता है। एक बार ये आदत बन जाए तो फिर एक दांत से 2, फिर 5 और फिर पूरे मुंह तक जाना बहुत आसान हो जाता है। शुरुआत में मात्रा नहीं, नियमितता महत्वपूर्ण है। ये बात समझ में आती है। पहले आदत को स्थापित करो, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाओ, स्केल अप करो। बिल्कुल। और ये हमें किताब के एक और केंद्रीय विचार पर लाता है, 1% का नियम। ये विचार मुझे वाकई चौंकाने वाला लगा था जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना साल के अंत में इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है। हाँ, ये है घातीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जादू, जिसे हम अक्सर कम आंकते हैं। सही। जैसा हमने पहले कहा, हमारा दिमाग रैखिक रूप से सोचता है, लीनियर थिंकिंग। बिल्कुल। हमें लगता है 1% सुधार का मतलब है साल में 3.65 गुना सुधार। हाँ। लेकिन असलियत में ये 37 गुना से भी ज्यादा है। बाप रे। ये छोटे छोटे लाभ समय के साथ जुड़ते नहीं, बल्कि गुणा होते जाते हैं, कंपाउंड होते हैं।
ये किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता अक्सर बड़े नाटकीय पलों का नतीजा नहीं होती है, बल्कि रोजाना किए गए छोटे स्मार्ट विकल्पों का योग होती है। और ये छोटे विकल्प, ये छोटी आदतें ज्यादा टिकती हैं जो वो हमारी पहचान से जुड़ी हों, जैसा हमने पहले भी बात की थी। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं कि मुझे क्या हासिल करना है, जो कि लक्ष्य है, बल्कि मैं कौन बनना चाहता हूँ, वो पहचान। जी, लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन प्रगति सिस्टम से आती है और सिस्टम अक्सर पहचान से प्रेरित होते हैं। जब आप खुद को एक लेखक मानते हैं तो रोज लिखना एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है, बजाय इसके कि मुझे ये किताब खत्म करनी है का लक्ष्य आपको रोज धक्का दे। पहचान आपके निर्णयों को फिल्टर करती है। आप खुद से पूछते हैं, एक आपकी इच्छित पहचान व्यक्ति इस स्थिति में क्या करेगा? सही है। पहचान के अलावा एक और व्यवहारिक पहलू जिस पर किताब बहुत जोर देती है, वो है पर्यावरण डिजाइन। हाँ, एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत जरूरी। यानी अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय अपने आसपास के माहौल को बदलना। ये विचार कितना शक्तिशाली है। हम शायद सोचते भी नहीं कि हमारा माहौल हमें कैसे चला रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, लिमिटेड है, जो दिन भर में घटता जाता है। हाँ, किताब का तर्क है कि ज्यादा अनुशासित लोग जरूरी नहीं कि ज्यादा इच्छा शक्ति वाले हों, बल्कि वो अपने माहौल को इस तरह से बनाते हैं कि उन्हें इच्छा शक्ति का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। अच्छा। स्रोत में वो फल बनाम जंक फूड का उदाहरण दिया गया था, वो सटीक है। जो सामने है उसे इस्तेमाल करना आसान है। राइट। तो अच्छी आदतों को डिफॉल्ट विकल्प बनाना और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी करना, ये इच्छा शक्ति पर हमारी निर्भरता को काफी कम कर देता है। लेकिन ये सब करने के बावजूद नतीजे तुरंत नहीं दिखते। ये भी एक सच्चाई है। हाँ बिल्कुल। किताब इस सच्चाई को भी मानती है। वो जिसे निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहती है, या ठहराव का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जी, ये वो दौर है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं पर परिणाम दिख नहीं रहे होते। हाँ, और ये वो बिंदु है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन किताब इसे बांस के पेड़ के उदाहरण से समझाती है। अच्छा, बांस का पेड़? हाँ, बांस का पेड़ लगाने के बाद कई सालों तक जमीन के ऊपर कुछ खास नहीं दिखता, क्योंकि वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। अरे वाह! हाँ, आदतों का असर भी ऐसा ही होता है। वो पर्दे के पीछे जमा होता रहता है और फिर एक सीमा पार करने के बाद नतीजे तेजी से दिखने लगते हैं। हाँ, ये निराशा की घाटी तो जानी पहचानी लगती है। सुनने में तो ठीक है, लेकिन असलियत में जब रोज मेहनत करने के बाद भी तराजू का कांटा नहीं हिलता या बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, तो हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है ना? बिल्कुल, ये मानवीय स्वभाव है, बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग कोशिश छोड़ देते हैं, जबकि सफलता शायद बस नजदीक ही हो। सही कहा। इसीलिए पहचान आधारित आदतें और प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करना इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ नतीजों पर ध्यान देंगे तो इस पठार पर निराश होना तय है। लेकिन अगर आप इस बात पर गर्व करते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जो रोज जिम जाता है, तो परिणाम आने में देरी होने पर भी आप प्रक्रिया जारी रखेंगे। निरंतरता ही उस पठार को पार करने की कुंजी है, चाबी है। तो कुल मिलाकर देखें, स्रोत समीक्षा के अनुसार इस किताब की सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? निश्चित रूप से इसका स्पष्ट, सरल ढांचा लगता है। वो 4 नियम याद रखना और लागू करना आसान है। हाँ, बहुत आसान। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं, बल्कि मनोविज्ञान और व्यवहार विज्ञान पर आधारित हैं। जी हाँ, और ये बहुत व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि ठोस तकनीकें देती है, जैसे हैबिट स्टैकिंग, 2 मिनट का नियम, हैबिट ट्रैकर, पर्यावरण डिजाइन। ये प्रेरक है, मोटिवेटिंग है, लेकिन यथार्थवादी भी है। बिल्कुल रियलिस्टिक। ये रातों रात बदलाव का वादा नहीं करती, बल्कि छोटे लगातार प्रयासों के महत्व पर जोर देती है। सही। और वो जो एथलीटों, कलाकारों, उद्यमियों की कहानियां हैं, वो इसे और रोचक बनाती हैं। लेकिन समीक्षा में कुछ संभावित कमजोरियों का भी जिक्र है, जैसे कुछ लोगों को शायद लगे कि मुख्य विचारों को बार बार दोहराया जा रहा है, रिपीटिशन। हाँ, ये एक आम प्रतिक्रिया है। कुछ पाठक इसे दोहराव मान सकते हैं, जबकि कुछ के लिए ये महत्वपूर्ण अवधारणाओं को मजबूत करने का तरीका हो सकता है। एक और बात जो कही गई है वो ये कि जो लोग व्यवहार विज्ञान की बहुत गहरी समझ चाहते हैं, उन्हें ये शायद थोड़ी सतही लगे। ये किताब आम पाठक के लिए लिखी गई है, एकेडमिक गहराई इसका उद्देश्य नहीं है। और ये भी कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है,
मतलब पढ़ लिया और सब बदल गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, जो शायद उन लोगों को धीमा लगे जो तुरंत नतीजे चाहते हैं। बिल्कुल, ये जल्दी अमीर बनो जैसी स्कीम नहीं है, बल्कि जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए एक सोची समझी दीर्घकालिक रणनीति है। इसे लागू करने में समय और मेहनत लगती है। तो फिर अंत में ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, किसे पढ़नी चाहिए? देखिए, स्रोत समीक्षा के मुताबिक ये बहुत व्यापक दायरे के लोगों के लिए है। मूल रूप से कोई भी व्यक्ति जो अच्छी आदतें बनाना चाहता है या बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन खास तौर पे उन लोगों के लिए जो प्रेरणा या निरंतरता या आत्मनियंत्रण के साथ संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, चाहे वो उद्यमी हो जो अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहते हों, छात्र हों जो बेहतर पढ़ाई की आदतें डालना चाहते हों, कोई व्यक्ति जो अपनी सेहत सुधारना चाहता हो, या बस कोई भी जो व्यक्तिगत विकास की राह पर हो, पर्सनल ग्रोथ। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब टेक अवे क्या है? एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े और नाटकीय कदम ही उठाए जाएं। हाँ, शक्तिशाली होते हैं। बिल्कुल। व्यवहार के उन 4 सरल नियमों का इस्तेमाल करके स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक और इस पर ध्यान केंद्रित करके कि हम कौन बनना चाहते हैं, ना कि सिर्फ क्या हासिल करना चाहते हैं, हम स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल। इसकी असली ताकत इसकी सरलता और व्यावहारिकता में है, सादगी और प्रैक्टिकलिटी। ये जटिल मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को ऐसे तरीकों में बदल देती है जिन्हें कोई भी समझ सकता है और लागू कर सकता है। हाँ। समीक्षा में इसे 10 में से 9 की ऊंची रेटिंग दी गई है और ये वाकई में दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव के लिए एक स्पष्ट और शक्तिशाली रोड मैप देती है। ये हमें याद दिलाती है कि महानता रातों रात नहीं आती, वो रोजमर्रा की आदतों का धीरे धीरे जमा होने वाला नतीजा है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो इस किताब के मूल सिद्धांत से जुड़ा है, 1% सुधार। आदतों से परे अगर सोचें तो आज का वो सबसे छोटा, शायद अनदेखा सा लगने वाला 1% सुधार कौन सा हो सकता है जिसका आपके भविष्य पर सबसे बड़ा चक्रवृद्धि प्रभाव पड़ सकता है, सबसे बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट? ये एक गहरा सवाल है, सोचने वाला। क्या वो आज 15 मिनट कुछ नया सीखने में लगाना हो सकता है? क्या वो सेहत के लिए एक छोटा सा बेहतर चुनाव हो सकता है, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना? हाँ। क्या वो किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए भेजा गया एक मैसेज हो सकता है, या अपने काम को थोड़ा और प्रभावी बनाने का एक छोटा सा तरीका? इस पर विचार करना सार्थक है, क्योंकि जैसा किताब बताती है, छोटे कदम ही मिलकर लंबी यात्रा तय करते हैं और असाधारण मंजिलों तक पहुंचाते हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और विचारों तेजक होगी।